हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेटा देखेंगे अनसॉल्व्ड केमिस्ट्री 2023 का सेट नंबर 1 चल रहा था। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अच्छा नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं और आपके पास यहाँ नोट्स में भी आपको क्वेश्चन उपलब्ध है। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं। आज हम लोग 16 नंबर का कवर करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फील्ड विथ 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन इज 100 ओम, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल 500 ओम ऑन फिलिंग 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन, then calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 mole liter KCl solution। तो हमें क्या बताना, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन इज 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स से दिया है, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला केस लिखते हैं। फॉर 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस पहले करें, यहाँ पर ये दिया है 100 ओम और कप्पा दिया है 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। सेल कांस्टेंट को हमने G स्टार से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू यहाँ पर बेटा कंडक्टिविटी मतलब कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टिविटी है। तो आपके पास एक कंडक्टिविटी दिया है 1.29 साइमन्स मीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस दिया, तो यहाँ पर सेल कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट आप देख लेंगे, ये साइमन्स मीटर इनवर्स इनटू ओम है। अच्छा, साइमन्स को आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो ओम इनवर्स से ओम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मीटर इनवर्स केवल बचेगा, ठीक है। अब हम लोग को 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सोल्यूशन की कंडक्टिविटी बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा। तो कंडक्टिविटी मतलब ये कप्पा हमें निकालना है, ये वाला पार्ट। तो आपके पास ये फार्मूला का रीअरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, सेल कांस्टेंट आप पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो और रेजिस्टेंस इसके लिए दिया है, इस कंसंट्रेशन के लिए 500। तो कप्पा यहाँ से आपके पास ये मिल जाएगा सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी हमें क्या पता चल रहा है बेटा, 0.258 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को आप साइमन्स लिख सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया। अब इसी में हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का इस फार्मूले का यूज करिए। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपान m इंटू 1000, ये करना है। ऐसा इसलिए किया गया बेटा ना, यूनिट बैलेंस हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर ये जो कंडक्टिविटी है मीटर इनवर्स में दिया है, तो इसको भी हम लोग मीटर में लेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर रखने से हम लोग इसकी वैल्यू कप्पा की यहाँ ही गया है और ये मोलरिटी दिया है 0.02। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों के पास मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी 129 इंटू 10⁻⁻4 साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कंडक्टिविटी यहाँ निकल चुका है और मोलर कंडक्टिविटी यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। तो ये आपके पास हो गया, पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बेटा इसके बी पोर्शन पर चलते हैं। बी में देखते हैं क्या पूछा है। बी में देखिए आपके पास यहाँ पर रिएक्शन पूछा है। कह रहा कि ईच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोइक एसिड में कैसे हम लोग बदलेंगे, बेंजामाइड को बेंजोइक एसिड में, प्रोपिल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में। तो चलिए देखते हैं। बेंजामाइड का बेटा हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है तो बेंजोइक एसिड मिल जाता है और अमोनिया। तो जैसे आपके पास यहाँ पर बेंजामाइड है ना, अच्छा उस बांड को आप सब लिखना भी आना चाहिए। जैसे ये आपके पास बेंजामाइड है, ठीक। अब इसका हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में इस बांड का ब्रेक डाउन होता है, तो इधर OH बेटा देते हैं, इधर H, तो ये हो जाएगा NH3 और ये आपके पास COOH, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन आपके पास यहाँ पर लिखा है।
दूसरा देख ले बेटा, प्रोपिल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अच्छा ये बेंजीन है, इतना बेंजीन है ना, इस पर एल्किल ग्रुप लग गया, इसको CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन है तो प्रोपिल बेंजीन। ठीक, तो इसमें जो केमेनोफोर होता है ना बेटा, बेंजीन के ऊपर जो एल्किल ग्रुप होता है उसको COOH में चेंज करता है। इसको लर्न कर लीजिए। अब पहले यहाँ पर बेसिक मीडियम में हम लोगों ने इसको लिया तो इसका साल्ट बनेगा बेंजोइक एसिड का, और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तब बेंजोइक एसिड बनेगा। तो मान लो आपके पास ये बेंजीन है, इस पर एक है तब भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस पर आपके पास बेटा 2 CH3, 1 CH3 है, ठीक है, 2 CH3 है, फिर केमेनोफोर से इसका रिएक्शन कराओगे और इस बार एसिडिक मीडियम में करा लो। मान लो, मेरे कहने का मतलब जितना बेंजीन के ऊपर एल्किल ग्रुप होगा सब COOH में बदल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सी पार्ट, राइट शार्ट नोट्स लिखना, एक नंबर के 3 इसमें पार्ट हैं बेटा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप सब फोल्डिंग कर दो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है कि नहीं। तो आपके पास जैसे ये लर्न करना हो तो आपके पास ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इसमें फोल्डिंग कर देंगे, इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में मान लो फोल्डिंग कर देंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपने फोल्ड कर दिया ऐसा, और इस पर भी पॉइंट लगा दिया, तो ये भी क्या बता रहा बेटा, अमीनो एसिड को बता रहा। ठीक, अमीनो एसिड को। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में। और जब हम लोग रेगुलर फोल्डिंग हो जाता है पॉलीपेप्टाइड में, जब फोल्डिंग हो जाती है ना, तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और फोल्डिंग रेगुलर क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। देखिए, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NH ग्रुप ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 फॉर्म में होता है, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेटेड आपके पास जो है बेटा ना, बीटा प्लेटेड में आप ऐसे भी सीट आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक प्लेट टाइप में होता है। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर ये 2 तरह का, एक पैरेलल बीटा प्लेटेड होता है, एक एंटी पैरेलल। यहाँ अल्फा हेलिक्स का ऐसा बनाया गया है। अब इसके पास देखते हैं, अल्फा हेलिक्स जो है ना, इसको ऐसे मोड़ दिया हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ अगर आपके पास NH है, दूसरे में आपके पास CO, तो इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसका हाइड्रोजन, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा। तो देखो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ NH और ये डैश डैश ऑक्सीजन, ही है एक डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 1 नंबर के लिए इतना मैटर सफिशिएंट है आपके पास। ठीक, अब C के हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में, पेप्टाइड बॉन्ड पूछे हैं। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें ये C डबल बॉन्ड हो और NH बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड आपके पास यहाँ पर देखोगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये देख लिया जाए। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए जैसे 2 अमीनो एसिड ले रहे हैं हम लोग। ठीक, देखो बेटा, अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें एमीन NH2 और COOH ग्रुप होता है, अमीनो एसिड होता है। तो एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन लिया, एक अमीनो एसिड मैंने एलेनिन लिया, इसमें भी COOH है और NH2 है। तो एक अमीनो एसिड का जो COOH वाला भाग है उससे OH निकाला, और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 से H, देखो OH वाटर बन जाएगा ना, तो इसको बाहर कर दिया जाए और इसके बीच बॉन्ड बना देते हैं। तो इसको CO को हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस रूप में लिखे हैं, और NH, और इसको बाकी सबको जोड़ दिया गया जैसे है। तो इतने पार्ट को आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या एमाइड बॉन्ड। ठीक है, इसको ग्लाइसिल एलेनिन बोलते हैं क्योंकि एक ग्लाइसिन है, दूसरा एलेनिन से बना है। अच्छा, 2 अमीनो एसिड से बना इसलिए डाइपेप्टाइड यहाँ बोल दिया गया, एक ग्लाइएल ऐसे लिख सकते हैं। मोनोसेकेराइड होता है ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके आप उससे सिंपल
कार्बोहाइड्रेट में ना तोड़ सकें। एग्जाम्पल आपके पास मिल जाएगा बेटा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सबका फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, फोर्थ का डी आ जाते हैं। फोर्थ के डी में अब आपके पास देखिए क्या कह रहा है, एनिलीन डज नॉट एक्सिबिट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो एनिलीन जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है तो क्या रीजन है? तो बेटा जो एनिलीन होता है ना, ये आपके पास लुईस बेस है। एनिलीन क्या है? लुईस बेस है। अब ये लुईस बेस है और जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप कैटालिस्ट यूज करते हो LCl3, वो एसिड है। एनिलीन लुईस बेस है, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जब कॉम्प्लेक्स बनाता है ना तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लिखा है नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करने लगता है, इसीलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। और एक इसका डी का सेकंड पार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एथिलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल एनिलीन डज नॉट। तो एथिलेमीन इसलिए सॉल्युबल होता है बेटा वाटर में क्योंकि वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बांड बनाता है और एनिलीन हाइड्रोजन के बांड नहीं बनाता है वाटर के साथ, या आप कह सकते हैं बहुत कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर है आप हम लोग यहाँ पर वाटर के साथ हाइड्रोजन बांड दिखा रहे हैं एथिलेमीन का, और एनिलीन का में हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो जाता है। तो देख लीजिए आप सब। ठीक, ये वाटर का ऑक्सीजन और एथिलेमीन का हाइड्रोजन के साथ दिखा दिया। अच्छा, इसमें एनिलीन में भी NH2 है, बट इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो जा रहा, और इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट थोड़ा कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा 4 पार्ट देख चुके हैं और ये क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का एक आता है पार्ट। तो आज हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन कवर किए हैं। आप इसका नोट्स बना सकते हैं, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।